मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बहुत दिन तुम लोग अब लॉकडाउन में घर पर रह करके पढ़ाई अपनी कर रहे हो और 2-3 चैप्टर का हमने यूट्यूब पर आप लोगों को अपना लेक्चर भेजा था, जिसको आप लोग सब पढ़ रहे हैं। अच्छी बात है। और आप लोगों ने फिर से आग्रह किया है कि सर कुछ इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का कुछ चैप्टर आप लोगों को यूट्यूब के माध्यम से भेजें। तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में इसको ठीक से समझने के लिए पीरियोडिक टेबल जो चैप्टर है इसको ठीक से फॉलो कर लेना पड़ेगा। हालांकि 12th क्लास केमिस्ट्री या और आगे ऑनर्स क्लासेस के लिए उसका एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर है डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। इसी को ट्रांजिशन एंड इनर ट्रांजिशन एलिमेंट के नाम से भी आपके बुक्स में इस चैप्टर का नाम होगा। हिंदी वाले बुक्स में उसी को संक्रमण एवं अंतः संक्रमण तत्व कहते हैं। लेकिन ऐसे इस एक इंपॉर्टेंट चैप्टर को फॉलो अप करने के लिए सबसे पहले पीरियोडिक टेबल को समझ लेना पड़ेगा। और पीरियोडिक टेबल के बारे में आप लोग प्रीवियस क्लासेस से पढ़ते आ रहे हैं, लेकिन उसकी कुछ बातें जो संभवतः आप लोग मिस कर चुके हैं, हम सोच रहे हैं कि उसको एक बार थोड़ा फिर से आप लोग को रिवाइज कर दें। इन शॉर्ट, पीरियोडिक टेबल में इस चैप्टर को जितनी बात है उसको ठीक से समझ लेना चाहिए। और इसलिए पहले के कुछ लेक्चर में हम आपको पीरियोडिक टेबल से संबंधित कुछ बातों का अध्ययन कराएंगे और फिर ये डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट से संबंधित बातों को बताएंगे। ध्यान देना, कभी इस चैप्टर को फॉलो अप करने में कोई और दिक्कत रहे तो मोबाइल नंबर सब आप लोग जानते हैं, उससे हमसे बात भी कर सकते हैं। ध्यान दोगे, पीरियोडिक टेबल आवर्त सारणी के बारे में आप लोग 10th क्लास से पढ़ते आ रहे हो, जब लगभग 60-65 एलिमेंट्स ज्ञात हो चुके थे और सभी एलिमेंट्स का स्टडी किया जा रहा था। तो लोगों ने देखा कि बहुत से ऐसे एलिमेंट्स हैं जिनके गुण एक दूसरे से काफी मिलते जुलते होते हैं, जिनके गुण एक दूसरे के काफी समान होते हैं। तो लोगों ने एक विचार दिया कि क्यों नहीं एक समान गुण वाले तत्वों को एक ग्रुप में, क्लास में कर दिया जाए, और तब एक ग्रुप में, एक क्लास में जब एक समान गुण वाले तत्वों को रख दिया जाएगा तो उसके किसी एक एलिमेंट का यदि स्टडी कर लिया जाए तो उस ग्रुप में रहने वाले सभी एलिमेंट्स के बारे में ऐसा समझा जा सकता है कि यह एक ग्रुप के एलिमेंट है, तो सबका कैरेक्टरिस्टिक, सबका प्रॉपर्टीज एक दूसरे के सिमिलर होगा और लोगों को अध्ययन में काफी सुविधा हो जाएगी। इस बात को ही ध्यान में रखते हुए एलिमेंट्स का पीरियोडिक क्लासिफिकेशन करने की बात लोगों के दिमाग में आई। लेकिन फिर तब एक प्रश्न उठने लगा कि एलिमेंट्स के बहुत सारे गुण होते हैं, किन गुणों के आधार पर एलिमेंट्स का पीरियोडिक क्लासिफिकेशन किया जाए। और तब इस मसले को हल करने के लिए डिफरेंट विचारकों ने अलग अलग तरह से अपना कंसेप्ट, अपना मत देना शुरू किया। लेकिन सारे वैज्ञानिकों, सारे चिंतनकारों का एक मत कॉमन था कि यह गुण एलिमेंट्स में उनके संख्यात्मक गुणों के आधार पर उसका क्लासिफिकेशन किया जाना चाहिए। मतलब ऐसा प्रॉपर्टी जो उसका डिजिटल कैरेक्टरिस्टिक्स हो। चूंकि डिजिटल कैरेक्टरिस्टिक्स के आधार पर ऐसा क्लासिफिकेशन करने में काफी सुविधा होगी और इसमें कोई विशेष वेरिएशन नहीं होगा। अब संख्यात्मक गुण भी बहुत सारे हैं, एटॉमिक नंबर है, एटॉमिक वेट है, डेंसिटी है, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, ये सब डिजिटल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, सब संख्यात्मक गुण हैं। इसमें किस गुण के आधार पर एलिमेंट का पीरियोडिक क्लासिफिकेशन किया जाए, यह बात जब सामने आया, ऐसा एक प्रश्न उत्पन्न हुआ, तो उस समय के विचारकों में कुछ विचारक ने अपना अपना मत, अपना अपना कंसेप्ट कुछ तर्कों के आधार पर देना शुरू किया। आप लोग प्रीवियस क्लासेस में पढ़े होंगे। इसके बारे में सबसे पहले डॉबरीडर नाम का एक विचारक थे
उन्होंने अपना कंसेप्ट दिया था, जिसमें उन्होंने जो एक नियम दिया था उसको डॉबरिनर का ट्राइड लॉ कहा गया, डॉबरिनर का तिर्यक नियम कहा गया, जिसमें इन्होंने समान गुण वाले तीन तीन तत्वों का ऐसा समूह पेश किया था जिसमें पहले और तीसरे तत्व के परमाणु भारों का औसत योगफल बीच वाले तत्व के परमाणु भार के बराबर होता था। और सो डॉबरिनर ने कह दिया कि तत्वों का जो मुख्य गुण है वो उसके परमाणु भार पर निर्भर करता है। परंतु उन्होंने जो एग्जाम्पल पुटअप किया था उसमें कुछ एग्जाम्पल तो सही था, पर सभी ट्राइड ऑफ एलिमेंट के लिए यह नियम सटीक नहीं हो पा रहा था। बाद में फिर डूमा नाम के एक साइंटिस्ट ने प्रयास किया, उनका भी मत यही था कि समान गुण वाले तत्व को परमाणु भार के बढ़ते क्रम में सजाए जाने पर एक समान गुण वाले तत्व एक ग्रुप में, एक क्लास में, एक जगह कलेक्ट हो सकते हैं। कुछ दिनों के बाद हालांकि उनका यह जो प्रयास हुआ था कुछ तत्वों के लिए तो सफल हो रहा था, पर सभी तत्वों के लिए यह भी वैलिड नहीं हो पाया। बाद में न्यूलैंड नाम का एक साइंटिस्ट आए जिन्होंने अष्टक नियम, ऑक्टेव रूल दिया, आप लोग प्रीवियस क्लास में पढ़े हो। उसमें उन्होंने कहा कि यदि तत्वों को परमाणु भार के बढ़ते क्रम में सजाया जाए तो प्रत्येक आठवां तत्व प्रथम तत्व के समान गुण वाला प्राप्त होता है, जैसा कि फर्स्ट म्यूजिकल नोट सा रे गा मा पा धा नी के बाद जो सा फिर आठवां स्वर आता है वह प्रथम स्वर के समान होता है। उसी तरह से तत्वों को यदि परमाणु भारों के बढ़ते क्रम में सजाते हैं तो समान गुण वाले तत्व प्रत्येक आठवां तत्व प्रथम तत्व के समान गुण वाला प्राप्त होता है। पर जिस समय न्यूलैंड ने यह नियम दिया था उस समय कोई इनर्ट गैस एलिमेंट की खोज नहीं हुई थी, और जैसे ही इनर्ट गैस एलिमेंट की खोज हो गई न्यूलैंड का यह ऑक्टेव रूल भी फेल्योर हो गया। बाद में लोथर मेयर नाम के एक और साइंटिस्ट आए, उन्होंने कर्व लॉ दिया और उस नियम में भी उन्होंने तत्वों के एटॉमिक वेट और एटॉमिक वॉल्यूम के बीच ग्राफ खींच करके बताया। जो कंक्लूड किया उसमें भी उनका यही मानना था कि तत्वों के गुण परमाणु भार पर ही निर्भर करते हैं, सो तत्वों को परमाणु भारों के ही बढ़ते क्रम में सजाया जाना चाहिए। इन सब विचारों को देखते हुए मेंडलीफ नाम के एक काफी चर्चित वैज्ञानिक थे उस समय, मेंडलीफ महोदय ने तत्वों को पीरियोडिक टेबल में अरेंज करने के लिए अब तक ये सब जो वैज्ञानिकों का दिया गया मत था उन्हीं मतों को मानते हुए तत्वों को आवर्त सारणी में सजाने के लिए अपना एक नियम दिया, जिस नियम का नाम रखा गया मेंडलीफ का आवर्त नियम। मेंडलीफ का आवर्त नियम, मेंडलीफ पीरियोडिक लॉ। इसमें इन्होंने जो नियम दिया, यह नियम क्या है कि तत्वों का भौतिक एवं रासायनिक गुण, तत्वों का भौतिक एवं रासायनिक गुण उनके परमाणु भारों के आवर्ती फलन होते हैं। The physical and chemical properties of elements are the periodic function of their atomic weights। अर्थात यदि तत्वों को उनके परमाणु भारों के बढ़ते क्रम में सजाया जाए तो परमाणु भारों के एक निश्चित अंतराल के बाद समान गुण वाले तत्व पुनः प्राप्त होते हैं, और इसी नियम पर आधारित जो आवर्त सारणी है उसको मेंडलीफ की आवर्त सारणी कहा जाता है। और इस आवर्त सारणी में, मेंडलीफ की आवर्त सारणी में मेंडलीफ महोदय ने तत्वों को परमाणु भारों के बढ़ते क्रम में सजाया। इस मेंडलीफ पीरियोडिक टेबल में जो कुछ हॉरिजॉन्टल कॉलम्स हैं, क्षैतिज कतार हैं, और कुछ वर्टिकल कॉलम्स हैं। ये क्षैतिज कतारों को, इसके क्षैतिज कतारों को आवर्त कहा जाता है, और इसका जो वर्टिकल कॉलम्स है इसको ग्रुप कहा जाता है। मेंडलीफ पीरियोडिक टेबल के इन क्षैतिज कतारों को, हॉरिजॉन्टल कॉलम्स को पीरियड्स कहा जाता है, और टोटल नंबर ऑफ पीरियड्स मेंडलीफ पीरियोडिक टेबल में आवर्तों की कुल संख्या 7। नंबर ऑफ पीरियड्स को नेचुरल नंबर में दिखाया गया है इस प्रकार
प्रकार से 1 2 3 4 5 6 एंड 7। बट मेंडलीव पीरियोडिक टेबल में वर्टिकल कॉलम्स, जिसको वर्ग कहते हैं, वर्ग या समूह कहते हैं, ग्रुप्स कहते हैं, इन ग्रुप की कुल संख्या 9, लेकिन इन सभी ग्रुप्स को रोमन लेटर में इंडिकेट किया गया। इस प्रकार से 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 0। इधर भी इस बात को, जो मुख्य बात है, आप लोगों को इस पर मैंने बोर्ड पर लिख भी दिया है, इन बातों को नोट करके जरूर याद रखिएगा। ये मुख्य जो कंसेप्ट है, जितना आपको याद रखना है, जो परीक्षाओं में पूछा जा सकता है, उन बातों को मैंने बोर्ड पर भी लिख दिया है। इसको निश्चित रूप से याद रखिएगा, नोट कर लीजिएगा। और एक बात अब याद रखना है इधर कि जो नंबर ऑफ पीरियड्स है उसको किस अंक में, नेचुरल नंबर में उसको रिप्रेजेंट किया गया है। इस तरह से नेचुरल नंबर की संख्या कुल 7 है, पीरियड की कुल संख्या 7 है, लेकिन नंबर ऑफ ग्रुप्स आर इन रोमन लेटर्स एज 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 0। इसमें 0 और 8 ग्रुप को छोड़कर अन्य सभी ग्रुप्स को दो सब ग्रुप, दो उपवर्ग ए तथा बी में विभक्त किया गया है। और इस प्रकार से मेंडलीव पीरियोडिक टेबल इज एज फॉलोज। देख लो, ये सब हॉरिजॉन्टल कॉलम पीरियड की कुल संख्या 7, ये ग्रुप नंबर है। इसमें जितना भी ग्रुप है सबको दो उपवर्ग ए और बी में विभक्त किया गया है, लेकिन 0 और 8 में कोई सब ग्रुप ए और बी में विभक्त नहीं किया गया है। ध्यान देकर देखना, इधर फर्स्ट ग्रुप का इधर में जो एलिमेंट है वो फर्स्ट का सब ग्रुप ए वाला है, इधर में जो एलिमेंट है वह फर्स्ट ग्रुप का सब ग्रुप बी है। 2 का ए बी, इस तरह से हर एक वर्टिकल कॉलम में 0 और 8वां ग्रुप को छोड़कर सभी ग्रुप को ए और बी दो सब ग्रुप में डिवाइड किया गया। अब इसमें तत्वों को परमाणु भारों के बढ़ते क्रम में सजाया गया। तो पहला पीरियड में दो तत्व, हाइड्रोजन जिसका एटॉमिक वेट ऐसे एग्जैक्टली तो होता है 1.008, लेकिन इसको ऐसे नियरेस्ट होल नंबर में 1.008 को 1 कर सकते हो, तो उसका एटॉमिक वेट को नियरेस्ट होल नंबर में ऐसे लिख दिए हैं। तो पहला पीरियड में मात्र दो तत्व है, एक हाइड्रोजन जिसका एटॉमिक वेट 1 और लास्ट में है हीलियम जिसका एटॉमिक वेट 4 है, बीच वाला सब खाली है। ये 1A का एलिमेंट है। सेकेंड पीरियड में लिथियम 1A, 2A में फिर बेरिलियम, बोरॉन, इस तरह से एटॉमिक वेट के बढ़ते हुए क्रम में एलिमेंट्स को सजाया गया। थर्ड पीरियड में भी इसी ढंग से। चौथे पीरियड में ध्यान देना है, इधर 1A पोटेशियम, कैल्शियम, उसके बाद फिर कैल्शियम जिसका एटॉमिक वेट 40 है, स्कैंडियम 45, लेकिन यह 1B का है। अलग अलग इंक में इसको करने का प्रयास किए हैं कि जैसे 1A वाले को पहले एटॉमिक वेट के बढ़ते क्रम में सजाया गया, फिर इसी में सबग्रुप बी वाला भी तत्व को सेम पीरियड में रिपीट कर देने की नौबत आने लगी। और जिस समय इस पीरियोडिक टेबल को मेंडलीव ने बनाया था, कुछ ही एलिमेंट उस समय ज्ञात थे, 60-65 एलिमेंट ही ज्ञात हुए थे, और उतने एलिमेंट्स को ही इस पीरियोडिक टेबल में अरेंज करने में मेंडलीव को काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। उनको अपना ही पीरियोडिक टेबल असफल नजर आ रहा था, लेकिन तब तक जब तक कोई दूसरा विकल्प नहीं था, लोग मेंडलीव पीरियोडिक टेबल को इस प्रकार फॉलो कर रहे थे। लेकिन उन 60-65 तत्वों को ही पीरियोडिक टेबल में सजाने में काफी कठिनाइयां उत्पन्न होने लगी। इस मेंडलीव पीरियोडिक टेबल में काफी दोष पाए जाने लगे। जैसे अब है कि एक हाइड्रोजन जिसका एटॉमिक वेट 1 है, इसको तो ठीक है रखा गया, लेकिन हाइड्रोजन एलिमेंट में ही 3 प्रकार के आइसोटोप होते हैं। कुछ हाइड्रोजन एटम का एटॉमिक वेट 1, कुछ का एटॉमिक वेट 2 जिसको ड्यूटेरियम कहते हो, और कुछ हाइड्रोजन का एटॉमिक वेट 3 जिसको ट्राइटियम कहते हैं। तो ये सब हाइड्रोजन के आइसोटोप्स हैं। तीनों आइसोटोप्स के लिए सबका एटॉमिक मास अलग अलग है, उसको 3 अलग अलग प्लेस मिलना चाहिए था, लेकिन सभी आइसोटोप्स ऑफ वन एलिमेंट को एक ही स्थान दिया गया। यह मेंडलीव पीरियोडिक टेबल का पहला दोष था। दूसरा दोष, जैसे आर्गन जिसका एटॉमिक वेट 40 है, तो आर्गन का
जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो नियॉन और हीलियम के समान है, या जीरो ग्रुप में इसको रखा गया, यह बात तो ठीक है। लेकिन पोटेशियम जिसका एटॉमिक वेट 39 है, इसका कैरेक्टरिस्टिक्स ये 1A ग्रुप में जो रखे गए एलिमेंट है हाइड लिथियम सोडियम, इसके गुणों के समान होता है, सो पोटेशियम को यहाँ पर रखा गया, जबकि इसका एटॉमिक नंबर 39 और आर्गन का एटॉमिक वेट 40 और पोटेशियम का एटॉमिक वेट 39 है। तो 39 को पहले होना चाहिए था, उसके बाद आर्गन 40 को होना चाहिए था। मेंडलीफ ने अपने ही नियम का यहाँ पर उल्लंघन कर दिया। गुणों को, समान गुण वाले तत्वों को एक जगह कलेक्ट करने में मेंडलीफ को अपने ही नियम का उल्लंघन करना पड़ा कि आर्गन एटॉमिक वेट 40 वाले एलिमेंट को पहले और पोटेशियम एटॉमिक वेट 39 वाले एलिमेंट को बाद में रखना पड़ा। इसी प्रकार से एक ही ग्रुप में जो दो सब ग्रुप ए और बी है, इनके गुण एक दूसरे से काफी भिन्न होते हैं, जिनको अलग अलग प्लेस में रखना चाहिए था, अलग अलग ग्रुप में रखना चाहिए था। लेकिन इस पीरियोडिक टेबल का, मेंडलीफ पीरियोडिक टेबल का यह भी एक दोष है, इसमें सब ग्रुप ए और सब ग्रुप बी वाले एलिमेंट को एक ही वर्टिकल कॉलम में एक ही ग्रुप में रखा गया, जबकि पोटेशियम का गुण कॉपर के गुण से क्वाइट डिफरेंट है, बिल्कुल अलग है। यह भी मेंडलीफ पीरियोडिक टेबल का एक भारी दोष है। इसी प्रकार से ग्रुप 8 में तीन एलिमेंट को, लोहा, कोबाल्ट, निकेल, आयरन, कोबाल्ट, निकेल, तीनों के गुण कुछ समान होते हैं, परंतु बहुत भिन्नता भी होती है तीनों के गुणों में। फिर भी ऐसे तीन एलिमेंट को ग्रुप 8 में ही रखा गया। ये सब मेंडलीफ पीरियोडिक टेबल में पाए जाने वाले दोष हैं, और इन दोषों के कारण यह आवर्त सारणी असफल हो रहा था। लेकिन इसकी घोषणा तब की गई, इसको असफल होने का, जब मोसले का नियम प्रकाश में आया, और मोसले के नियम को प्रकाश में आ जाने के बाद इस मेंडलीफ पीरियोडिक टेबल को पूर्णतः असफल घोषित कर दिया गया। तो इस प्रकार से अभी तक हम लोग जाने कि मेंडलीफ पीरियोडिक टेबल पहले एलिमेंट्स को पीरियोडिक टेबल में अरेंज करने के लिए एक प्रयास मात्र था, लेकिन वह मेंडलीफ पीरियोडिक टेबल कोई प्रायोगिक परीक्षणों के आधार पर दिया गया नियम नहीं था। वह कुछ जो तर्क वितर्क के आधार पर, कुछ मनगढ़ंत विचारों के आधार पर लोगों ने जो नियम दिया था, जिसमें लोगों का यह मत था कि तत्वों के गुण परमाणु भार पर ही निर्भर करते हैं। ऐसे कुछ तर्कों के आधार पर मेंडलीफ ने उस पीरियोडिक टेबल को प्रपोज किया था, जिसमें कहा गया कि तत्वों के गुण उनके परमाणु भार पर निर्भर करते हैं, और परमाणु भारों के बढ़ते क्रम में उस पीरियोडिक टेबल को बनाया गया था। लेकिन उस मेंडलीफ पीरियोडिक टेबल में अनेक दोष पाए। लेकिन मोसले नाम के एक वैज्ञानिक, जिसके बारे में आप लोग स्ट्रक्चर ऑफ एटम में पढ़े हैं, मोसले लॉ एंड एक्सपेरिमेंट, मोसले ने एक्सरे एक्सपेरिमेंट के आधार पर डिफरेंट एलिमेंट से प्राप्त होने वाले एक्सरेज की फ्रीक्वेंसी और एटॉमिक नंबर के बीच ग्राफ खींचा था। दोनों के बीच एक स्ट्रेट लाइन प्राप्त हुआ था, लेकिन उसी एलिमेंट्स से प्राप्त एक्सरेज की फ्रीक्वेंसीज और उनके एटॉमिक वेट के बीच ग्राफ खींचे जाने पर कोई स्ट्रेट लाइन नहीं, एक टेढ़ी मेढ़ी रेखा, एक कर्व लाइन प्राप्त हुआ। और उस एक्सरे एक्सपेरिमेंट के आधार पर ही मोसले ने नियम दिया था, कहा था कि तत्वों के गुणों का उनके परमाणु भारों के साथ कोई सीधा संबंध नहीं है। तत्वों के गुण उनके परमाणु संख्या से संबंधित होते हैं। तत्वों के गुणों का सीधा संबंध उनके परमाणु संख्या से है, और इसी नियम को मोसले का नियम कहा गया। यह मोसले नियम जो एक्सपेरिमेंट पर आधारित है, इसके अनुसार तत्वों का मुख्य गुण, मौलिक गुण, फंडामेंटल कैरेक्टरिस्टिक्स उनके परमाणु संख्या पर निर्भर करता है, परमाणु भार पर नहीं। द फंडामेंटल कैरेक्टरिस्टिक्स properties of elements depend upon their atomic number
एंड नॉट द एटॉमिक वेट। और इसी नियम पर आधारित है आधुनिक आवर्त सारणी, आधुनिक आवर्त नियम। आधुनिक आवर्त नियम किस पर आधारित है? मोसले नियम पर आधारित। और इसी नियम पर आधारित जो आधुनिक आवर्त नियम है, मेंडलीव आवर्त नियम में जो परमाणु भार था उसको बस हटाकर परमाणु संख्या कर दो तो आधुनिक आवर्त नियम हो जाए। और यह नियम है कि तत्वों का भौतिक एवं रासायनिक गुण उनके परमाणु संख्या का आवर्ती फलन होता है। द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर द पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक नंबर्स। मीन्स यदि तत्वों को आवर्त सारणी में उनके परमाणु संख्या के बढ़ते क्रम में सजाया जाए तो परमाणु संख्याओं के एक निश्चित अंतराल के बाद समान गुण वाले तत्व फिर से रिपीट होते हैं, फिर से प्राप्त होने लगते हैं। इस नियम पर आधारित जो पीरियोडिक टेबल है उसी को आधुनिक आवर्त सारणी, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल कहा गया है, जो पूर्णतः मोसले नियम पर आधारित है, जिसमें तत्वों को उनके परमाणु संख्याओं के बढ़ते क्रम में सजाया गया है। इसमें भी जो क्षैतिज कतार है, जो हॉरिजॉन्टल कॉलम्स है, उसको आवर्त कहते हैं, पीरियड कहते हैं, और वर्टिकल कॉलम्स को ग्रुप्स कहते हैं, वर्ग या समूह कहते हैं। जो आवर्त है उसको नेचुरल नंबर में ही 1 से 7 तक इस प्रकार से रिप्रेजेंट किया गया है, जबकि वर्गों को दो तरह से रिप्रेजेंट किया गया है। वर्गों को अमेरिकन सिस्टम में और यूरोपियन सिस्टम में भी व्यक्त किया गया है। अमेरिकन सिस्टम में वर्गों को नेचुरल नंबर में 1 से 18 तक, जबकि यूरोपियन सिस्टम में AS मीन्स अमेरिकन सिस्टम, ES मीन्स यूरोपियन सिस्टम में वर्गों को रोमन लेटर में व्यक्त किया गया है। लेकिन इसमें 8वां और 0 ग्रुप में कोई सब ग्रुप ए भी नहीं है, पर बाकी जितने भी रोमन लेटर वाले ये यूरोपियन सिस्टम के ग्रुप हैं उनको भी ए बी में सब डिवाइड किया गया है। लेकिन इसमें जितने भी सब ग्रुप हैं 1A, 1B, 2A, 2B, ये सबको अलग अलग वर्टिकल कॉलम में रखा गया है। और इस प्रकार से यह जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है, ध्यान देना, इसको इस प्रकार से बना करके भी याद करना चाहिए। ऐसे आपके किताब में पीरियोडिक टेबल है, 10th क्लास से ही पढ़ते आ रहे हो, यदि थोड़ा अस्पष्ट दिखे बोर्ड पर, कम व्यवस्था में तुम लोगों को यूट्यूब पर क्लास दे रहे हैं मिनिमम मैनेजमेंट में, लेकिन आपके बुक्स में आप देखोगे सामने उलट के पीरियोडिक टेबल को और उससे भी इसको मिलाओगे, और जिसमें आपको ज्यादा सुविधा हो याद करना है। ध्यान दो, तो कह रहे थे कि इसमें भी यूरोपियन सिस्टम का 1A, 1B, 2A, 2B, 3B, 3A ऐसा सब ग्रुप है। लेकिन मेंडलीव पीरियोडिक टेबल का जो एक दोष था कि सब ग्रुप ए और बी को एक ही वर्टिकल कॉलम में रखा गया था, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में इस दोष को पूर्णतः दूर कर दिया गया। सब ग्रुप ए और बी वाले को अलग अलग वर्टिकल कॉलम में दिखाया गया है। इतना ही नहीं, एक जो दोष था और मॉडर्न मेंडलीव पीरियोडिक टेबल का कि ग्रुप 8th में एक 3 एलिमेंट को एक साथ रखा गया था। इस मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में ये तीनों एलिमेंट को अलग अलग कर दिया गया है। यूरोपियन सिस्टम का 8वां ग्रुप, अमेरिकन सिस्टम का 3 ग्रुप है, 8, 9, 10 को एक साथ यूरोपियन सिस्टम में इसको 8वां ग्रुप में ही रखा गया है, बट इन सभी एलिमेंट्स को अलग अलग वर्टिकल कॉलम में कर दिया गया है। इस तरह से मेंडलीव पीरियोडिक टेबल में जितने भी दोष थे उन सारे दोषों को इस मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में दूर कर दिया गया है। उसको और भी लॉन्ग फॉर्म में काफी मॉडिफाइड करके इस मॉडर्न पीरियोडिक टेबल को रखा गया है। ऐसे देखोगे तो अब जो आइसोटोप्स को, एक ही एलिमेंट के सभी आइसोटोप्स को एक प्लेस में रखने की बात जो मेंडलीव पीरियोडिक टेबल में गलत जैसा लग रहा था, इसमें वह बात स्वतः ठीक हो गया कि हाइड्रोजन में भले 3 आइसोटोप्स हैं, प्रोटियम, ड्यूटेरियम, ट्राइटियम,
हाइड्रोजन का एटॉमिक वेट 1, ड्यूटेरियम का एटॉमिक वेट 2, ट्राइटियम का एटॉमिक वेट 3, लेकिन सबका एटॉमिक नंबर तो 1 ही होता है। सो हाइड्रोजन के सभी आइसोटोप्स को एक ही प्लेस मिलना चाहिए था। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के आधार पर मेनली पीरियोडिक टेबल का वह दोष भी स्वतः समाप्त हो गया। और यह हाइड्रोजन एटॉमिक नंबर 1, पहला पीरियड में मात्र 2 तत्व है, हाइड्रोजन और हीलियम एटॉमिक नंबर के बढ़ते क्रम में। दूसरा पीरियड में इस प्रकार से कुल 8 तत्व है, तीसरा पीरियड में भी 8 तत्व है, एटॉमिक नंबर के बढ़ते हुए क्रम में सभी तत्व अरेंज्ड हैं। चौथा पीरियड में तत्वों की कुल संख्या 18, पांचवा में भी कुल 18 तत्व है। छठा पीरियड सबसे लंबा पीरियड है। याद रखना है, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन के रूप में परीक्षाओं में पूछा जाता है कि पीरियोडिक टेबल में सबसे लंबा पीरियड कौन है? इट इज 6th पीरियड। इसमें 18 तत्व तो यहां पर हैं और इसके कुछ छूटे हुए तत्व को फर्स्ट लोअर पार्ट ऑफ पीरियोडिक टेबल में दिखाया गया है। ध्यान दोगे यहां पर कि छठा पीरियड में इधर तो एटॉमिक नंबर सब बढ़ते हुए क्रम में है, याद भी रख लेना बेटा। यहां तक तो 35, 35, 36 तक तो एलिमेंट का एटॉमिक नंबर, सिंबल, एटॉमिक वेट सब प्रीवियस क्लासेस में आप लोग रट चुके होंगे। आगे भी और सब तत्वों को कुछ ट्रिक बना करके याद रख लेना चाहिए कि इसके बाद कौन आता है। ऐसे प्रीवियस क्लासेस में आप लोग को ट्रिक भी दिए थे, संभवतः याद होगा कि आरबी श्री वाई जफीर नवाब मोहम्मद तकरूरा प्रसाद एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट इंडिया, डीन एंटीमनी की फैक्ट्री टैक्स लाभ में। ऐसे करके अपने मन से कुछ ट्रिक बना करके इसको याद रख लेना चाहिए। छठा पीरियड में इधर देखो सीजियम एटॉमिक नंबर 55, बेरियम एटॉमिक नंबर 56, 57 एटॉमिक नंबर लैंथेनम का होता है, लेकिन लैंथेनम के बाद यहाँ पर एटॉमिक नंबर 72 वाले हॉफमियम को डायरेक्ट रखा गया है। लग रहा होगा कि 57 के बाद 58 से 71 एटॉमिक नंबर तक वाला तत्व कहाँ चला गया। दरअसल होता क्या है कि एटॉमिक नंबर 57 से लेकर एटॉमिक नंबर 71 जो ल्यूटेशियम का एटॉमिक नंबर है, 57 टू 71 एटॉमिक नंबर के जितने भी एलिमेंट्स हैं, मींस फ्रॉम लैंथेनम टू ल्यूटेशियम, ये सभी 6th पीरियड के 3rd ग्रुप का एलिमेंट है। इन सबों का ग्रुप नंबर निकालेंगे, ग्रुप नंबर निकालने का एक ट्रिक भी बताएंगे अगले लेक्चर में, और उसमें देखोगे तो इन सबों का ऐसे कुल 14 एलिमेंट्स, 14 एलिमेंट्स का ग्रुप 3 ही होता है, या ये 3B ग्रुप के तत्व हैं। तो एक जगह इन पूरे 14 तत्वों को एक जगह लिखना रखना पॉसिबल नहीं था, इसलिए यहां पर एक साइन कर दिया गया है। छठा पीरियड के 3rd B ग्रुप का जो एलिमेंट है, एक एलिमेंट को यहां पर रिप्रेजेंट किया गया है और इसके छूटे हुए तत्वों को फर्स्ट लोअर पार्ट ऑफ द पीरियोडिक टेबल में उसी सिंबल, उसी साइन के साथ दिखाया गया है। इसी प्रकार से 7वां पीरियड में एक्टिनियम एटॉमिक नंबर 89 के बाद फिर 104, 5 वाले एलिमेंट्स हैं। एटॉमिक नंबर 89 से लेकर 103 तक के जो कुल 14 एलिमेंट्स हैं, ये सब एक ही ग्रुप के एलिमेंट हैं, एक ही पीरियड 7th पीरियड और 3rd B ग्रुप के एलिमेंट्स हैं। बट इन 14 एलिमेंट्स को एक छोटे से प्लेस में रखना पॉसिबल नहीं था, इसलिए यहां पर डबल प्लस साइन दे करके इसको नेक्स्ट लोअर पार्ट ऑफ पीरियोडिक टेबल में लिखे हैं। इस तरह से इस पीरियोडिक टेबल को पूरा याद रखना चाहिए। इन एलिमेंट्स का भी सिंबल याद रखना चाहिए। आपको बताए थे ट्रिक, जैसे लैंथेनम से लेकर के ल्यूटेशियम तक के एलिमेंट्स को याद रखने के लिए एक पंजाबी शायरी बताए थे, लरजते से प्यार में न दो पैमाने सनम, ये गड़े तीबा दिए होला यार तुम्हारी ईबा लुटे हैं। ऐसे करके चाहो तो 14 एलिमेंट्स को एक साथ याद रख सकते हो। कुछ अपने अपने ट्रिक्स के अनुसार याद रखना है अधिक से अधिक एलिमेंट्स। अब ये सब जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट को अरेंज किया गया है, इसका फिर क्लासिफिकेशन किया गया मेनली 2 बेसिस में, 2 आधार। एक तो जितने भी पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट्स हैं, इसको गुणों के आधार पर, उनके प्रॉपर्टीज के आधार पर मेटल्स और नॉन मेटल्स में डिवाइड किया गया।
और इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के आधार पर इनको 4 भागों में डिवाइड किया गया, एस ब्लॉक एलिमेंट, पी ब्लॉक एलिमेंट, डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। आगे इसके हम लोग डिटेल में चर्चा करेंगे, लेकिन बोर्ड पर ऐसा जो थोड़ा लिख दिए हैं इसको समझ लो कि इसमें मेनली 1A और 2A ग्रुप एलिमेंट्स को, या अमेरिकन सिस्टम के आधार पर 1 और 2 ग्रुप एलिमेंट्स सब एस ब्लॉक के एलिमेंट हैं। इसके अतिरिक्त 0th ग्रुप का एक और एलिमेंट हीलियम भी एस ब्लॉक एलिमेंट है। बाकी ग्रुप 3A से लेकर के और ये सब बाकी जो एलिमेंट है 0 ग्रुप तक का, या अमेरिकन सिस्टम के आधार पर ग्रुप नंबर 13, 14, 15, 16, 17 और 18 ये ग्रुप वाले जितने भी एलिमेंट है सब पी ब्लॉक एलिमेंट्स कहे जाते हैं। इधर सब ग्रुप बी वाला जितना एलिमेंट है 3rd B, 4B से लेकर इधर 2B तक का, या अमेरिकन सिस्टम के आधार पर फ्रॉम ग्रुप नंबर 3 टू ग्रुप नंबर 12 तक का जो इधर एलिमेंट है अपर पार्ट ऑफ पीरियोडिक टेबल में, ये सब के सब डी ब्लॉक एलिमेंट्स कहलाते हैं। लेकिन जो एकदम लोअर पार्ट ऑफ द पीरियोडिक टेबल है, 6th और 7th पीरियड के जो छूटे हुए तत्व हैं जिनको 2 लोअर पार्ट में दिखाया गया है, ये सभी एफ ब्लॉक एलिमेंट्स कहलाते हैं। इसको इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहते हैं। ये डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक एलिमेंट्स का हम लोग डिटेल में चर्चा करने वाले हैं। ये आपके बोर्ड एग्जाम से संबंधित सवाल भी ये डी एंड एफ ब्लॉक के एलिमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन आपको समझ में रहने वाला है, तो उसकी चर्चा हम लोग डिटेल में करेंगे। लेकिन आज तक हम लोग यह जो एक फंडामेंटल आइडिया, फंडामेंटल जो कंसेप्ट है इस पीरियोडिक टेबल का, हमने आपको यहाँ पर दिया है। इसकी विशेष चर्चा अगले लेक्चर में करेंगे। लेकिन इसको अभी थोड़ा लग रहा होगा कि यह पीरियोडिक टेबल है, पूरा याद करना है, कोशिश करना है याद करने का। कौन सा एलिमेंट किस पीरियड के किस ग्रुप में होगा, इसको निकालने का एक ट्रिक भी बताएंगे अगले लेक्चर में। लेकिन फर्स्ट लेक्चर को ठीक से 2 बार 4 बार यूट्यूब पर चैनल पर है, तो इसको 2 बार 4 बार देख सकते हो। अच्छा से फॉलो करो, तब अगला लेक्चर आप लोगों के लिए और आसान होता जाएगा। आज मैं इस चैप्टर का पहला लेक्चर यहीं पर बंद कर रहा हूं। तब तक के लिए बी सेफ, घर में रहो, सुरक्षित रहो, मास्क लगा के रहो, हाथ धोते रहना है, पढ़ाई करते रहना है, खूब खाना है घर पर और खूब पढ़ाई करना है। थैंक यू वेरी मच।